हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के एक विषय वाटर शेड एंड वेस्ट लैंड मैनेजमेंट का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन करवाने वाला हूं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यह वीडियो आप लोगों के लिए। आप लोगों ने यदि यह वीडियो देख लिया तो मुझे उम्मीद है कि एक या दो ही क्वेश्चन इसके बाहर से आएगा, नहीं तो सब इसी में से फंस जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखिएगा। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वाटर शेड मैनेजमेंट क्या होता है? तो इसे जलागम, जलग्रहण क्षेत्र, जल विभाजन क्षेत्र आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है, ये जो क्षेत्र होता है वाटर शेड मैनेजमेंट होता है, इसे जलागम क्षेत्र, जलग्रहण क्षेत्र, जल विभाजन क्षेत्र आदि नामों से जाना जाता है। यह जल व भूमि का वह क्षेत्र होता है जिसका समस्त रन ऑफ एक ही बिंदु से होकर गुजरता है। ठीक है, वाटर शेड भूमि का वह क्षेत्र होता है जिसका समस्त रन ऑफ एक ही बिंदु से होकर गुजरता है। ठीक है, इसका यदि देखें तो जैसे मान लीजिए एक पोखरा है भैया। ठीक है, यह एक पोखरा हो गया और बारिश हो रहा है। यह कुछ क्षेत्र है, यहाँ से पानी बहते 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 इस पोखरे में जाना, इधर से बहते बहते जाना, इधर से बह बह के जा रहा है। तो ये सब जो पानी है ये सब जाके एक स्थान में जाएगा और यहाँ से एक समान बिंदु से होकर गुजरेगा, एक समान बिंदु से होकर गुजरेगा। तो उसी को बोलते हैं भैया वाटर शेड मैनेजमेंट। वाटर शेड बोलते हैं, इसको मैनेज करने की प्रोसेस को मैनेजमेंट बोला जाता है। ठीक है, तो इसे जलागम, जलग्रहण क्षेत्र, जल विभाजन क्षेत्र आदि नामों से जाना जाता है। यह जल व भूमि का वह क्षेत्र होता है जिसका समस्त रन ऑफ एक ही बिंदु से होकर गुजरता है। ठीक है, इसको वाटर हार्वेस्टिंग भी बोलते हैं। याद रखिएगा, वाटर हार्वेस्टिंग आप लोग इसमें वाटर हार्वेस्टिंग भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस वहाँ आप लिख दीजिएगा कि इसका जो पानी है, जो जल है, वह इसका जो रन ऑफ है वह एक समान बिंदु से होकर गुजरता है। ठीक है, जब वर्षा ऋतु में वर्षा अधिक होती है तो कुछ जल भूमि सोख लेता है और कुछ जल जो भूमि पर बहने लगता है उस बहते हुए जल को रन ऑफ कहते हैं। ठीक है, जब वर्षा होती है तो कुछ जल क्या होता है, भूमि सोख लेता है, कुछ जल क्या होता है, भूमि पर बहने लगता है कुछ टाइम के बाद। तो ये जो बहता हुआ जल, इसको रन ऑफ कहते हैं। एक नंबर में पूछ सकता है रन ऑफ, तो इसको रन ऑफ बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं भैया, रन ऑफ। तो ये जो बहता हुआ जल है, यह जो रन ऑफ है, इस बहते हुए जल को किसी निचले स्थान जैसे कुआं, तालाब में एक समान बिंदु से जब इकट्ठा करते हैं, स्टोर करते हैं, तो इसी प्रक्रिया को वाटर शेड मैनेजमेंट बोलते हैं। इसी को वाटर शेड मैनेजमेंट बोला जाता है। इसमें समस्त जल एक समान बिंदु से गुजरता है। जल मत लिखेगा, रन ऑफ लिखिएगा, मैं जल लिख दिया हूँ। इसमें समस्त रन ऑफ जो है एक समान बिंदु से होकर गुजरता है। मतलब आएगा, दूर दूर से पानी आएगा लेकिन यह डायरेक्ट नहीं जाएगा, एक समान बिंदु से होकर जाएगा, एक ही बिंदु से होकर जाएगा। ठीक है, एक बिंदु से होकर जाएगा, तो इसको बोलते हैं भैया वाटर शेड। इसकी आवश्यकता क्या पूछता है कि वाटर शेड या जलग्रहण क्षेत्र क्या है, इसकी क्या आवश्यकता है। ठीक है, इसके कंपोनेंट बताइए, इसके घटक बताइए। तो इसकी आवश्यकता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जान लीजिए। तो यह जल संसाधनों का संरक्षण करता है, मिट्टी के कटाव को रोकता है, बाढ़ का खतरा कम करता है, जैव विविधता को बढ़ावा देता है और ग्रामीण विकास में मदद करता है। ठीक है, थोड़ा सा इन सभी के बारे में जानेंगे। पहला, जल संसाधनों का संरक्षण। ठीक है, तो आज के समय में देख रहे हैं जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, तो बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकरण के कारण पानी की जो मांग है वह लगातार बढ़ रही है। वाटर शेड मैनेजमेंट को यूज करके भूजल स्तर को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जल संसाधनों का संरक्षण होगा। अगला, मिट्टी कटाव को रोकना। तो बारिश का पानी होता है वो मिट्टी के कटाव अधिक करता है। ठीक है, जिससे खेती योग्य जो भूमि होती है वह भी खराब होती है। वाटर शेड मैनेजमेंट से जो भूमि का कटाव है उसे रोका जा सकता है। अगला, बाढ़ का खतरा कम करना। ठीक है, बाढ़ का खतरा कम करना। तो वाटर शेड मैनेजमेंट से बाढ़ का खतरा कम होता है क्योंकि बारिश का पानी धीरे धीरे जमीन में सोख लेता है, इसको निचले स्थान पर हम लोग स्टोर कर देते हैं। तो ठीक है, अगला, जैव विविधता को बढ़ावा देना। तो वाटर शेड मैनेजमेंट से वनस्पति जीव जंतुओं की विविधता बढ़ती है। और अगला, ग्रामीण विकास। तो वाटर शेड मैनेजमेंट से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। ठीक है, यह था आप लोगों का वाटर शेड मैनेजमेंट का आवश्यकता। ठीक है, वाटर शेड मैनेजमेंट के कंपोनेंट देख लेते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट है वाटर शेड के। देखिए, इसको प्रभावित करने वाले कारक नहीं है वाटर शेड मैनेजमेंट के कंपोनेंट। अच्छा देखिए, अगर अवधारणा आप लोगों से पूछेगा ना, कॉन्सेप्ट पूछेगा इसका, तो वही लिख दीजिएगा कि वाटर शेड या जलग्रहण क्षेत्र ये ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे बारिश के पानी का एक ही नदी, एक ही झील में एकत्रित, जिसमें एक ही नदी या एक ही झील में एकत्रित किया जाता है या एक समान बिंदु से होकर रन ऑफ गुजरता है। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है भैया, कॉन्सेप्ट इसका यही हो जाएगा।
और इसकी आवश्यकता क्या मैंने बता ही दिया है आप लोगों को। इसका कारक पूछता है तो इसके कुछ कारक के बारे में जानेंगे, कंपोनेंट के बारे में जानेंगे, क्या क्या कंपोनेंट है। तो इसका कंपोनेंट है भूमि का प्रबंधन, ठीक है। यह क्या करता है, भूमि के प्रबंधन में मदद करता है, जल के प्रबंधन में संरक्षण का उपाय करने में मदद करता है, नीति और शासन, निगरानी और मूल्यांकन, क्षेत्रफल के आधार पर इनका वर्गीकरण देखेंगे, ठीक है। तो यह था इसका कंपोनेंट, ठीक है। कंपोनेंट डिटेल में मत जानेंगे, बस इतना जान लीजिए कौन कौन सा कंपोनेंट, उसके बाद आप लोग अपने से लिख लीजिएगा। भूमि प्रबंधन, जल प्रबंधन, संरक्षण उपाय, नीति और शासन, निगरानी और मूल्यांकन। अगला पॉइंट रहेगा क्षेत्रफल के आधार पर वाटरशेड का वर्गीकरण कीजिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रफल के आधार पर वाटरशेड का वर्गीकरण करना है, ठीक है। तो क्षेत्रफल के आधार पर इसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है, लेकिन और जो इसका पहला भाग जो माइक्रो वाटरशेड होता है इसको 2 भागों में वर्गीकृत कर दिया जाता है। तो सबसे पहला है माइक्रो वाटरशेड, ठीक है। क्या भैया, माइक्रो वाटरशेड। यह जो वाटरशेड होता है यह सबसे बड़ा वाटरशेड होता है, ठीक है। यह सबसे बड़ा वाटरशेड होता है। माइक्रो वाटरशेड जो है यह सबसे बड़ा होता है। इनका जो क्षेत्रफल है वह 50,000 हेक्टेयर से अधिक होता है। इसमें बड़ी नदियां के जलग्रहण क्षेत्र शामिल होते हैं। मैं थोड़ा सा बस बताऊंगा आप लोगों को, क्या अब इसके बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा, ये जान लीजिएगा। तो बस मैं बता देता हूँ क्या है, आप लोगों को आइडिया आ जाएगी ये होता क्या है। ऐसा ना हो कि वहाँ पे जाने के बाद कुछ पता ही ना हो तो दिक्कत हो जाएगा ना, ठीक है। तो माइक्रो वाटरशेड क्या होता है, माइक्रो वाटरशेड वह वाटरशेड होता है जिसका क्षेत्रफल 50,000 हेक्टेयर से अधिक होता है। इसमें बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र शामिल होते हैं। बड़ी बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र जो हैं इसमें शामिल होते हैं। तो ऐसे क्षेत्र को माइक्रो वाटरशेड बोलते हैं। माइक्रो वाटरशेड को 2 भागों में बांटा गया है, सब वाटरशेड और मिली वाटरशेड। जो सब वाटरशेड होता है, ठीक है, जो सब वाटरशेड होता है इसका क्षेत्रफल 10,000 से लेके 50,000 हेक्टेयर के बीच होता है। 10,000 से लेके 50,000 हेक्टेयर के बीच होता है सब वाटरशेड का। और जो मिली वाटरशेड होता है उसमें 1,000 से लेके 10,000 हेक्टेयर तक, ठीक है। इसमें 1,000 से लेके 10,000 हेक्टेयर तक के क्षेत्र शामिल होते हैं, ठीक है। जो सब वाटरशेड होता है यह वाटरशेड का ही उपविभाग होता है। और जो मिली वाटरशेड होता है इसमें छोटे नदी और नालों के जलग्रहण क्षेत्र शामिल होते हैं मिली वाटरशेड में, ठीक है। आप लोग को यदि नहीं याद हो तो सिर्फ आप लोग 3 याद कर लीजिएगा, माइक्रो और मिनी। माइक्रो वाटरशेड और मिनी वाटरशेड 3 प्रकार के होते हैं। माइक्रो वाटरशेड में जो क्षेत्रफल होता है 50,000 हेक्टेयर से अधिक होता है। माइक्रो वाटरशेड में क्षेत्रफल 100 से 1,000 हेक्टेयर के बीच होता है। और मिनी वाटरशेड में 1 से 100 हेक्टेयर के बीच होता है। तीनों के बारे में चलिए देख लेते हैं। दूसरा है, अगला है माइक्रो वाटरशेड। माइक्रो वाटरशेड वह वाटरशेड होता है जिनका क्षेत्रफल 100 से 1,000 हेक्टेयर के बीच होता है, ठीक है। माइक्रो वाटरशेड का जो क्षेत्रफल है वह 100 से 1,000 हेक्टेयर के बीच में होता है, ठीक है। यह छोटे छोटे नाले और गड्ढों के जलग्रहण क्षेत्र होते हैं। जैसे छोटे छोटे नाले गड्ढे हो गए, पोखरा ओखरा हो गया, तालाब वालाब, ये सब माइक्रो वाटरशेड में आते हैं। अगला मिनी वाटरशेड, तो यह 1 से लेके 100 हेक्टेयर के बीच के क्षेत्रफल होते हैं। 1 से लेकर 100 हेक्टेयर के बीच के क्षेत्र होते हैं। ये छोटे क्षेत्र या पहाड़ियों के जलग्रहण क्षेत्र होते हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के क्षेत्रफल वाटरशेड होते हैं क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है भैया, जिसके बारे में मैंने बता दिया। अब चलिए देखते हैं अगला टॉपिक, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट, ठीक है। इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें जलग्रहण क्षेत्र के सभी पहलुओं को एक साथ ध्यान में रखकर प्रबंधन किया जाता है, ठीक है। इंटीग्रेटेड वाटरशेड एक ऐसा जलग्रहण क्षेत्र है जिसमें सभी पहलुओं को एक साथ ध्यान में रखकर प्रबंधन किया जाता है। इसका उद्देश्य जल, मिट्टी और जैविक संसाधनों का संरक्षण और सतत उपयोग सुनिश्चित करना है, ठीक भैया। इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट जो होता है ना, ये सभी को साथ में लेकर वाटर को मैनेज करने का एक प्रक्रिया होता है, ठीक है। इसमें जल, मिट्टी और जैविक संसाधन जो होते हैं उनका संरक्षण और सतत उपयोग सुनिश्चित किया जाता है। आगे देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। एकीकृत वाटरशेड मैनेजमेंट सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मुद्दों, स्थानीय समुदाय के हितों और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों जैसे मुद्दों को ध्यान में रखकर वाटरशेड के आधार पर मानवीय गतिविधियों और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की प्रक्रिया है, ठीक है। समझ में आया भाई। वाटरशेड जो होता है यह एक ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय, स्थानीय समुदाय के हितों और जलवायु परिवर्तनों के प्रभाव जैसे मुद्दों को ध्यान में रखकर, मतलब यह सब जो मुद्दा है इनका ध्यान में रखा जाएगा कि इनको किसी प्रकार से हानि न हो। इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखकर वाटरशेड के आधार पर
मानवीय गतिविधियों और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की प्रक्रिया है या जल के प्रबंधन की एक प्रक्रिया है, जिसके लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सन 2009 से 10 में IWMP की शुरुआत की, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की, एकीकृत जल ग्रहण प्रोग्राम, ठीक है, जल ग्रहण प्रबंधन प्रोग्राम इसको बोल सकते हैं, जिसकी शुरुआत 2009-10 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और मैं इसमें आप लोगों को बताना भूल जाया, 2009-10 जो इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम है, विभिन्न तरह के प्रोग्राम जो है उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, प्रोग्राम मैंने इस वीडियो में नहीं लिया है। तो इस दृष्टिकोण को अपना कर, ये जो इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट है, इस दृष्टिकोण को अपना करके आप ऐसी योजना विकसित कर सकते हैं जो कि पानी और गुणवत्ता और मात्रा को समर्थन करती है, ठीक है, पानी की गुणवत्ता और मात्रा का समर्थन करती है, बाढ़ और कटाव प्रबंधन का समर्थन करती है, जैव विविधता और अन्य कारकों का समर्थन करती है, ठीक है। इसके यदि कंपोनेंट की बात करें, इसके अगर तत्व की बात करें तो इसमें स्थानीय भागीदारी आ जाएगा, सतत विकास आ जाएगा, पर्यावरण संरक्षण आ जाएगा, सामाजिक आर्थिक विकास आ जाएगा। वाटरशेड के लाभ की बात करें, इंटीग्रेटेड वाटरशेड के लाभ की, तो ये मृदा का संरक्षण करता है, जल संसाधनों का संरक्षण करता है, बाढ़ नियंत्रण करता है, जैविक विविधता का संरक्षण करता है और ग्रामीण विकास में मदद करता है। यह जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ आप लोग को सभी में यूज कर लीजिएगा, लाभ पूछे इस सब्जेक्ट में किसी का भी तो, ठीक है। आगे देखते हैं, वाटरशेड विकास कार्यक्रम लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को किस तरीके से प्रभावित करता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाटरशेड विकास कार्यक्रम जो है वह लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को किस तरीके से प्रभावित कर सकता है, ठीक है, ऐसा पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होने वाला भाई, तो जल संसाधनों का कुशल उपयोग द्वारा, ठीक है, जल संसाधनों के कुशल उपयोग के द्वारा, देखिए पहले मैं बता दूँ, वाटरशेड जो है यह एक विकास कार्यक्रम है, ठीक है, ये वाटरशेड मैनेजमेंट एक कार्यक्रम, वाटरशेड विकास कार्यक्रम एक कार्यक्रम है जो कि न केवल पर्यावरण का बल्कि स्थानीय लोग, वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो किस प्रकार से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसके बारे में चलिए देखते हैं। पहला है जल संसाधनों का कुशल उपयोग द्वारा, ठीक है, जल संसाधनों का कुशल उपयोग द्वारा, जिसमें मान लिया सिंचाई, पीने का पानी, पशुपालन, ठीक है। जल संसाधनों के कुशल उपयोग द्वारा कैसे सामाजिक और आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता देखिएगा अभी आप लोग, ठीक है। तो भैया सिंचाई जो है, पहला पॉइंट है जल संसाधनों कुशल उपयोग द्वारा, जल संसाधनों पहला शेडिंग है सिंचाई। तो सिंचाई जो है वाटर शेड विकास से सिंचाई सुविधाओं में सुधार होता है, जिससे कृषि का उत्पादन बढ़ता है, और जब उत्पादन बढ़ेगा तो इससे किसानों की आय बढ़ेगी, इससे यहाँ पर आर्थिक प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। अगला है पीने का पानी, ठीक है, पीने का पानी उपलब्धता में स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है, लाभदायक होता है, जिससे उत्पादकता बढ़ती है, ठीक है। अगला पशुपालन, तो पशुपालन के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता से पशुपालन गतिविधियां बढ़ती है, जिससे किसानों का आय बढ़ता है, ठीक है। तो ये गया वाटरशेड के बारे में, मतलब पहला पॉइंट। दूसरा है मृदा संरक्षण और उत्पादकता, तो ये मृदा संरक्षण को रोकथाम करता है, कृषि उत्पादकता को बढ़ाता है, ठीक है। तो वाटरशेड जो होता है वाटरशेड विकास से मृदा क्षरण को रोका जाता है, जिससे भूमि की उर्वरता बनी रहती है, क्योंकि भाई व्यवस्था किया जाता है ना वाटरशेड के लिए, पानी को जाने के लिए निचले स्थानों में। अगला कृषि उत्पादकता, तो उर्वर भूमि के कारण कृषि उत्पादकता बढ़ती है और किसानों की आय में वृद्धि होती है, ठीक है। अगला जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र, तो जैव विविधता, वाटरशेड विकास से जैव विविधता बढ़ती है, जिससे पारिस्थितिकी संतुलन बना रहता है, ठीक है। और अगला है इसमें वन उत्पाद, तो वन उत्पादों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। वनों में जो लकड़ी हो गया, फल हो गया, उससे क्या होता है कि ग्रामीण जो हैं उनके अर्थव्यवस्था, उनको आर्थिक लाभ मिलता है, ठीक है। अगला है रोजगार का अवसर, तो इससे रोजगार मिलता है। वाटरशेड विकास कार्यक्रम में स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं, कौशल का विकास होता है उनमें। इन कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय लोगों में नए कौशल सीखने का अवसर मिलता है, उनके अंदर जागरूकता आता है, सामुदायिक विकास होता है, ठीक है। वाटरशेड विकास कार्यक्रम में स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़ती है, जिससे सामाजिक सद्भाव बढ़ता है, ठीक है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से स्व सहायता समूहों का गठन होता है, जिससे महिला सशक्तिकरण भी होता है, ठीक है। तो ये भाई कुल आप लोगों के इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। टॉपिक आप लोगों का क्या था भाई? टॉपिक आप लोगों का था कि जो वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है वह स्थानीय लोगों की सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को कैसे प्रभावित करता है, जो कि मैंने बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट था। कुल मिलाकर यदि बात करें तो वाटरशेड विकास कार्यक्रम न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि स्थानीय लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए आगे देखते हैं, वेस्टलैंड क्या होता है भाई? वेस्टलैंड
और विभिन्न प्रकार के यदि पूछे कि वाटरशेड कार्यक्रम कौन कौन से हैं, तो IWDP है, इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, IWMP इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है और मनरेगा है। ये सब विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हैं जो कि चलाए जा रहे हैं। आगे देखेंगे वेस्टलैंड क्या है। ठीक भैया, वेस्टलैंड क्या है, तो वेस्टलैंड जो होता है इसे बंजर भूमि, अनुपयोगी भूमि और अनुत्पादक भूमि, ऊसर आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है, बंजर भूमि को अनुपयोगी भूमि, ठीक है, अनुत्पादक भूमि, ऊसर आदि नामों से जाना जाता है। इसे भैया ऊसर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको बीहड़ क्षेत्र भी बोला जाता है, कल्लर भी बोला जाता है, इन सभी नामों से इसे पुकारा जाता है। ठीक है, यह भूमियों में वह समस्त भूमियाँ सम्मिलित की जाती हैं जिनमें कोई हरियाली नहीं होता है। या बोल सकते हैं कि कृषि के लिए अनुपयुक्त, अपार, अप्राप्य और अनुत्पादक भूमि क्षेत्र बंजर अथवा व्यर्थ भूमि कहलाता है। ठीक है, वह भूमि जो कृषि के लिए अनुपयुक्त हो, मतलब जो कृषि के लिए उपयुक्त न हो, जिसपे कृषि नहीं किया जा सकता हो, अपर्याप्य हो, जिसपे कृषि करना अप्राप्य हो, मतलब कृषि करने से कोई लाभ नहीं हो, मतलब कुछ प्राप्त नहीं होता है, और अनुत्पादक भूमि जहाँ पे कुछ उत्पादन नहीं किया जा सकता हो, ऐसी भूमि को बंजर भूमि या व्यर्थ भूमि कहते हैं। ठीक है, ऐसी भूमि जो हरियाली पैदा नहीं कर सकती उसे बंजर भूमि कहते हैं। ठीक है, या ऐसी वह भूक्षेत्र जो विभिन्न औद्योगिक कार्य अनुपयोगी एवं बेकार है उसे बंजर भूमि कहते हैं। ठीक है, उसे बंजर भूमि कहते हैं। इसके लिए सन 1985 ईस्वी में नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना किया गया था। 1985 में नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना किया गया था। ठीक भैया, तो याद रखिएगा इस प्रकार बंजर भूमि जो बंजर भूमि होता है ना, उसका जो ऊपरी सतह होता है वह अनुपजाऊ होता है, निम्नीकृत होता है, अनुपयोगी होता है, हरियाली विहीन होता है और कृषि हेतु अप्राप्य होता है। ठीक है, जो कि वातावरणीय असंतुलन और भूमि के दुरुपयोग के परिणाम स्वरूप भारत के एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैल गया है। मतलब बहुत ज़्यादा क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत आता है। इसके लिए बंजर भूमि सन 1985 में जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी थे 1985 के, उन्होंने नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की 1985 में। ठीक है, और भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग के अनुसार उन्होंने अपना डाटा दिया है कि भारत में कुल 173.64 मिलियन हेक्टेयर भूमि जो है वह समस्याग्रस्त है, वेस्टलैंड है। ठीक है, 173.64 जो कि बहुत बड़ा क्षेत्र है। और कभी कभी पूछता है कि विभिन्न प्रकार के समस्याग्रस्त मृदाओं का, ठीक है, या बंजर भूमि का पूछ सकता है, निम्नलिखित भूमि का क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए भारत का अपना संपूर्ण जो भौगोलिक क्षेत्रफल वह 328.73 मिलियन हेक्टेयर है। ठीक है, कितना है, 328.73 मिलियन हेक्टेयर। तो इनके जो क्षेत्र है, इनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछता है, तो विश्व में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो बंजर भूमि होता है वेस्टलैंड है वह भैया आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, डाटा पूछता याद रखिएगा, पूछेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन बताइए, वेस्टलैंड का डिस्ट्रीब्यूशन बताइए। तो याद रखिएगा मैं कुछ राज्य का बताऊंगा जो कि सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश का है, 45,267.15 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 45,267 वर्ग किलोमीटर आंध्र प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का 18,175 वर्ग किलोमीटर, असम का 14,034 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और देखिए इन सभी का जानने के बाद 2-3 ऊपर से जान लीजिए, इसके बाद नीचे से जान लीजिए। उत्तर प्रदेश का जरूरी है भाई। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का है 17,303.29 वर्ग मीटर। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की यदि बात करें तो 16,097। यूपी से हैं तो भाई यूपी का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 16,097.46 वर्ग किलोमीटर। देखिए वर्ग हेक्टेयर की यहाँ बात नहीं है, वर्ग किलोमीटर की बात है। तो इतना वर्ग किलोमीटर भूमि जो है वह समस्याग्रस्त है उत्तर प्रदेश में। और यदि टोटल बात करें कि कितनी भूमि समस्याग्रस्त है पूरे भारत में, तो 5,52,692 5,52,692.26 वर्ग किलोमीटर भूमि जो है पूरे भारत में समस्याग्रस्त है। ठीक है, वेस्टलैंड है, बंजर है। ठीक है, जिसका कोई यूज नहीं किया जा सकता है। चलिए इनके बारे में देख लेते हैं भैया, आगे देखते हैं इसकी विशेषता। बंजर भूमि की विशेषता पूछता तो 4-5 विशेषता मैंने ले लिया है। तो बंजर भूमि जो होता है यह खेती के लिए अयोग्य होता है, खेती के लिए योग्य नहीं होता है। इसमें लवड़ों की मात्रा ज़्यादा होती है, इसमें लवड़ जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं।
मिट्टी की उर्वरता कम या शून्य के बराबर होती है, मतलब न के बराबर होती है। इसमें जो मिट्टी की उर्वरता होती है वो न के बराबर होती है। जैव विविधता को कम करता है, यह जो है जैव विविधता को कम करता है। बंजर भूमि जो है जैव विविधता को कम करता है। मिट्टी का क्षरण इसमें अधिक होता है, ठीक है, मिट्टी का क्षरण अधिक होता है। डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बता दिया आप लोगों को कि कहाँ पे सबसे अधिक है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश में कितना है मैंने सब कुछ बता ही दिया। इसका वर्गीकरण देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बंजर भूमि का वर्गीकरण। तो बंजर भूमि को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, कृषि योग्य बंजर भूमि, कृषि अयोग्य बंजर भूमि। अब भैया जो बंजर भूमि है ना, इसको भी 2 भागों में बांट दिया गया है, कृषि योग्य बंजर भूमि और कृषि अयोग्य बंजर भूमि। तो चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। कृषि योग्य बंजर भूमि क्या कौन सा है भैया? इस प्रकार इस वर्ग में ऐसी बेकार भूमि सम्मिलित हैं, ऐसी वेस्टलैंड शामिल हैं जिनमें कम श्रम और लागत से कृषि फसलें, चारागाह, वृक्षारोपण आदि वनस्पति पैदा की जा सकती है, ठीक है। कृषि योग्य बंजर भूमि वह बंजर भूमि होता है जिसमें कुछ श्रम व लागत लगाकर कृषि फसल, चारागाह, वृक्षारोपण आदि वनस्पति को पैदा किया जा सकता है, ठीक है। इसे कई भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला नालीदार और निम्नलिखित मृदा। तो इस प्रकार की बंजर भूमि नदियों के किनारे ढलान पर जल के तीव्र प्रवाह से निर्मित होती हैं, जो कि निचली सतहों पर नदी में मिल जाती हैं। इस प्रकार की भूमि की जो ऊपरी सतह होती है वह नष्ट होकर भूमि को उपजाऊ बनाती है, ठीक, ऊपरी सतह को नष्ट करके भूमि को उपजाऊ बनाया जा सकता है। दूसरा, ढलानों पर पत्थर कंकड़ द्वारा आच्छादित व्यर्थ, ठीक है, इसका आप लोग इसी साथ लीजिएगा क्योंकि बताने में टाइम लग जाएगा। तो पहला है कृषि योग्य बंजर भूमि। कृषि योग्य बंजर भूमि वह भूमि होता है जिसे कुछ श्रम और लागत लगाकर कृषि योग्य बनाया जा सकता है। इसको कई भागों में वर्गीकृत किया गया है। नालीदार और निम्नलिखित मृदा, ढलानों पर पत्थर कंकड़ द्वारा आच्छादित व्यर्थ चारागाह, जलमग्न और कच्छ भूमि, लवण प्रभावित मृदा, निम्नीकृत जंगल या वन क्षेत्र, स्थानांतरित कृषि भूमि, खनन क्षेत्र, औद्योगिक व्यर्थ भूमि, तटीय बालू रेगिस्तानी क्षेत्र और पट्टी भूमि, और भी है भाई बीहड़ क्षेत्र, रिवाइनलैंड। तो यह हो गया कृषि योग्य बंजर भूमि। अब कृषि अयोग्य बंजर भूमि क्या होता है भैया? कृषि अयोग्य बंजर भूमि वह भूमि क्षेत्र होता है, ठीक है, जहाँ पर कृषि करना संभव नहीं है, ठीक है, कितना भी मेहनत कर ले कृषि नहीं किया जा सकता। तो इसमें पहला बंजर चट्टान एवं पथरीले व्यर्थ। तो ये ऐसे भू क्षेत्र होते हैं जिनकी ऊपरी सतह पर पत्थर व शैल समूहों द्वारा ढकी रहती हैं। ये भू क्षेत्र वनस्पति विहीन होते हैं तथा पूर्णतः कृषि के लिए अयोग्य होते हैं, पूरी तरह से कृषि के लिए अयोग्य होते हैं। ये अभी 3 प्रकार के होते हैं, हिमानी और हिमाच्छादित क्षेत्र, ठीक है। तो यह जो होते हैं उच्च क्षेत्रों में भू सतह जो होता है सदैव बर्फ से ढका रहता है, उन पर वनस्पति या अन्य कोई जीव नहीं पाए जाते हैं, ऐसी भूमि पर भी कृषि असंभव है। और अगला लवण धांग व लवण मार्श। तो इस प्रकार की भूमि में भी जो कृषि वह असंभव। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिए होंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सॉइल इरोजन, ठीक है भैया, सॉइल इरोजन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि सॉइल इरोजन क्या होता है। तो मृदा अपरदन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी की ऊपरी परत हवा पानी द्वारा एक स्थान से बहकर या उड़कर दूसरे स्थान पर चला जाता है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, पढ़े भी हैं आप लोग 3rd में, 4th में, 5th में, 6th, मतलब 4 सेमेस्टर से पढ़ रहे हैं इसको। तो मृदा अपरदन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मृदा जो है प्राकृतिक कारकों द्वारा, ठीक है, ये एक देखिए मृदा अपरदन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी की ऊपरी परत हवा पानी या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है, ठीक है। यह जो प्रक्रिया है एक धीमी प्रक्रिया और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो कि कृषि और पर्यावरण के लिए खतरा का काम करता है। तो मृदा अपरदन क्या हुआ भाई? बारिश हुआ, बारिश के पानी के साथ मिट्टी बह के जा रही है, मृदा अपरदन हो गया। हवा चलेगा, धूल उड़ रही है ना, धूल जो उड़ रहा है उससे मृदा का अपरदन हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, ठीक है। तो मृदा अपरदन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत हवा पानी द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहकर या उड़कर चले जाती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। जब पानी द्वारा ऊपरी परत बहकर दूसरे स्थान पर जाता है तो उसको वाटर इरोजन बोलते हैं, ठीक है। जब पानी द्वारा बहकर जाता है तो उसको वाटर इरोजन बोलते हैं, और जब हवा द्वारा बह के जाता है तो उसको विंड इरोजन बोलते हैं, ठीक है। और आगे वाटर इरोजन के प्रकार, ठीक है, वाटर इरोजन के प्रकार पूछा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वाटर इरोजन जो होता है कुल मिला के 5 प्रकार का होता है, और इसका चरण पूछता है भाई ना, वाटर इरोजन का कौन कौन सा प्रकार, एकदम चरण से इसको लिखिएगा जैसे मैं लिखा हूँ। पहला स्प्लैश इरोजन, ठीक है, इसको रेन ड्रॉप इरोजन भी बोलते हैं, ठीक है। यह जो होता है जब वर्षा की बूंदें गिरती है तो मृदा का जो ऊपरी सतह होता है वह क्या होता है? छिटक जाता है, मतलब यह है तो छिटक जाएगा। कैसे होता है मैं इरोजन बताऊँगा प्रक्रिया, लेकिन कैसे होता है मतलब गिरता है, इसको बोलते हैं रेन ड्रॉप इरोजन या
स्प्लैश इरोजन, जब बारिश का बूंद भूमि पर गिरता है तो कुछ मिट्टी कण छिटक जाती हैं, इसको बोलते हैं स्प्लैश इरोजन। अगला है सीट इरोजन। सीट इरोजन क्या होता है? तो इस प्रकार के अपरदन में मृदा की सतह जो होता है एक समान परत धीरे धीरे हटती जाती है और ये एक धीमी प्रक्रिया होती है। ये जो होता है सीट इरोजन, जो है ये भूमि का कण छटका हुआ है इसको बहा कर लेकर जाएगा। इसके बाद रील इरोजन, जब एक ही स्थान पर लगातार पानी बहेगा, बहते 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 एक रील की तरह, मतलब अंगुली के समान संरचना बनाएगा और उसी में से लगातार पानी बहते बहते वह एक बड़ा क्षेत्र बन जाएगा, मतलब बड़ा नाला बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं गली इरोजन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं भैया? गली इरोजन। रील इरोजन के बाद आता है गली इरोजन, और गली इरोजन के बाद आता है भैया आप लोगों का स्ट्रीम बैंक इरोजन। ठीक है, स्ट्रीम बैंक इरोजन, बड़े बड़े नाले बन जाते हैं। और स्ट्रीम बैंक इरोजन जो होता है यह क्या होता है? तो यह नदियों के किनारे का कटा होता है, जो नदियों के किनारे का कटा होता है। जैसे नदी है, ठीक है, यह नदी है, इन नदी के किनारे का यह जो किनारा है यह किनारा कट जाएगा, यह किनारा कट जाएगा, ये सब कट के बह जाएंगे, तो इसको बोलते हैं स्ट्रीम बैंक इरोजन। ठीक है, तो इरोजन कुल भैया मिला के 5 प्रकार का: स्प्लैश, सीट, रील, गली, स्ट्रीम बैंक। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यह भी आपको समझ में आ गया होगा। इरोजन के बारे में पढ़ें आप लोग अच्छे से पहले से, इसलिए मैं नहीं बताया हूँ। ठीक है, अगला है जल द्वारा मृदा क्षरण की प्रक्रिया। ठीक है, जल द्वारा मृदा क्षरण की प्रक्रिया के बारे में देखना है। तो जल द्वारा मृदा क्षरण जो होता है 2 प्रकार से होता है: डिस्पर्सन और डिटैचमेंट और ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, डिटैचमेंट का मतलब भाई वही कि जब वर्षा का बूंद नीचे भूमि पर गिरता है तो भूमि जो होता है डिटैच होता है। ठीक है, इसी को डिटैचमेंट या अटैचमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो भूमि का जो कण है वो छिटक जाता है। तो जल के द्वारा मृदा क्षरण 2 चरणों में पूरा होता है। मृदा क्षरण का जो पहला चरण होता है वह स्रोत वर्षा की बूंद है, जो कि भूमि की सतह पर प्रहार करके कणों के संगठन को ढीला बनाकर उन्हें अपने स्थान से हटा देती है, जिससे हम डिस्पर्सन और डिटैचमेंट कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद का प्रक्रिया होता है, जब यह हो जाता है इसके बाद क्या होता है? वह बहते हुए पानी, जैसे ये बूंद गिरा है तो कुछ कण छटक गया है, अभी मैं समझा रहा हूँ। जैसे बारिश हुआ, बारिश का बूंद आया तो यह कुछ कण जो है इसका छिटक गया। ठीक है, इस प्रकार से कुछ कण जो है छिटक गया है। अब कुछ टाइम तक बारिश होगा तो ये पानी के साथ बहने लगेगा, तो इस बहते हुए पानी को क्या बोलते हैं? यह रन ऑफ बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो बहता हुआ पानी इसको रन ऑफ बोलेंगे या इसी को ट्रांसपोर्टेशन बोलेंगे इसकी भाषा में। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या होता है? तो यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया था। ये जो मिट्टी है बहते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगा, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, तो यह हो गया ट्रांसपोर्टेशन। आगे देखेंगे वाटर कंजर्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह वाटर कंजर्वेशन भी है। तो वाटर कंजर्वेशन क्या होता है? जब पानी की संरक्षण की बात करते हैं तो या मैनेजमेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं वाटर कंजर्वेशन। इसका उद्देश्य पूछ देता है तो पानी की बर्बादी को रोकता है, पानी की बचत करता है, पानी के स्रोतों का संरक्षण करता है, जल प्रदूषण को कम करता है, जल संकट को कम करता है। ठीक है, तो यह हो गया वाटर कंजर्वेशन के बारे में इसका विशेषता। ठीक है, आगे देखते हैं भैया एक्स सीटू और इन सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू और इन सीटू वाटर कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट भैया। एक्स सीटू और इन सीटू, देखिए एक्स सीटू जो होता है वह क्या होता है, मैं थोड़ा समझाता हूँ। एक्स सीटू जो होता है ना कि कोई चीज़ है उसको उस स्थान से ले जाकर दूसरे स्थान पर क्या करना? कंजर्व करना, मतलब संरक्षित करना है, वो कहलाता है एक्स सीटू। इन सीटू जो होता है जहाँ पर है उसी स्थान पर उसको संरक्षित कर देना। तो चलिए देखते हैं, समझ में आ जाएगा, मैं छोटा सा ही बता रहा हूँ। तो इन सीटू कंजर्वेशन जो होता है, इस विधि में जल को प्राकृतिक स्रोत में ही संरक्षित किया जाता है। ठीक है, इस विधि में जो जल होता है उसको उसके प्राकृतिक स्रोत में ही संरक्षित कर दिया जाएगा। जैसे आपका एक गाँव है, ठीक है, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, उसमें क्या है? शेर है। एक गाँव में थोड़ा सा जंगल छोटा सा है, मतलब बहुत सारे पेड़, उसमें एक शेर आ गया है। तो वह क्या हो गया? शेर आ गया, तो उसको हम 2 तरीके से कंजर्व कर सकते हैं उसको। 2 तरीके से, एक तो हम कहीं ले जाकर उसको किसी चिड़ियाघर में छोड़ दें, या तो ये कर सकते हैं कि उस स्थान पे ही जंगल बना दें। ठीक है, तो यदि उस स्थान पर ही जंगल बना देंगे तो उसको बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन, और उसको दूसरे स्थान पर ले जाकर मतलब चिड़ियाघर में यदि छोड़ेंगे तो उसको बोलेंगे एक्स सीटू। ऐसा ही पानी में भी है, तो इसमें इन सीटू का मतलब होता है कि जब पानी को उसी के प्राकृतिक स्रोत में ही संरक्षित कर देते हैं तो इसको बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, यह प्राकृतिक प्रक्रियाओं को बढ़ावा देकर किया जाता है। और जो एक्स सीटू कंजर्वेशन होता है, इस विधि में जल को प्राकृतिक स्रोत से निकालकर किसी अन्य स्थान पर संग्रहित किया जाता है या मानव निर्मित संरचनाओं के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्स सीटू। इन सीटू में उसी साधन में कर देंगे, एक्स सीटू में क्या करेंगे भैया? दूसरे स्थान पर ले जाकर करेंगे। ठीक है,
1 की यदि उदाहरण की बात करें तो इसमें बड़े पैमाने पर पानी को संग्रहित करने के लिए कृत्रिम तालाब बनाए जाते हैं, ठीक है। बांध बना करके पानी को रोका जाता है। कूप भूमिगत जल को निकालने के लिए बनाए गए गए मतलब नल कूप लगाए गए हैं, ठीक है। बड़े बड़े टैंक होते हैं। और 1 की बात करें तो 1 में सॉरी 1 तो क्या, और इन सीटों की बात करें तो इसमें वृक्षारोपण, समोच्च रेखा पर खेतों में जल ग्रहण संरचना, ये सब इस सब के उदाहरण है, ठीक है। तो ये हो गया इन सीटू और 1 कंजर्वेशन। आगे देखेंगे लैंड डेग्रेडेशन। लैंड डेग्रेडेशन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला भैया लैंड डेग्रेडेशन, और एग्जाम में पूछ लेता है। भूमि निम्नीकरण इसको बोलते हैं, ठीक है, या निम्नीकृत भूमि बोला जाता है इसको। तो चलिए देखते हैं। तो मृदा निम्नीकरण एक संकीर्ण समस्या है या एक समस्या है जो कि एक अथवा अधिक प्राकृतिक व मानवीय प्रक्रियाओं का फल है, जो कि मृदा के पैतृक गुणों में ह्रास लाती है। मृदा के जो पैतृक गुण है, मृदा उर्वर रहेगी तो भैया डिग्रेड हो जाएगा। डिग्रेड मतलब दब जाना, तो उससे क्या होता है, मृदा जो कृषि योग्य नहीं रह जाती, इसको भी बंजर भूमि बोलते हैं, जिससे मृदा की उपयोगिता कम और नष्ट हो जाती है, ठीक है। विश्व में लगभग 1964.4 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र जो मृदा निम्नीकरण से प्रभावित है। तो मृदा निम्नीकरण क्या हुआ, समझ में आया ना भैया। मृदा निम्नीकरण एक समस्या है जो कि एक अथवा अधिक प्राकृतिक और मानवीय प्रक्रियाओं का प्रतिफल होता है, जो कि मृदा के पैतृक गुणों में ह्रास लाती है, जिससे मृदा उपयोगिता कम अथवा नष्ट हो जाती है, ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन आइदर नेचुरल आर इंड्यूस्ड बाय ह्यूमन इज ए कंटिन्यूइंग प्रोसेस काजिंग ए सस्टेनेबल लॉस इन हर्नेट सॉइल प्रॉपर्टीज एंड रिड्यूसन इन सॉइल प्रोडक्टिविटी। कुल मिला जुला के भैया मृदा जो होता है पूरी तरीके से खेती की योग्य नहीं रह पाती है, मतलब यदि डिग्रेड हो जाएगी तो इसकी खेतियों को बनाया जा सकता है लेकिन रह नहीं पाती उस समय, ठीक है। तो मृदा निम्नीकरण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया जो किसी राष्ट्र की संपदा और खाद्य सुरक्षा से संबंध रखती है। विश्व स्तर पर इसकी गंभीरता को लेते हुए सन 1992 ईस्वी में, ठीक है, सन 1992 ईस्वी में मृदा निम्नीकरण उससे संबंधित सभी एजेंडों को संख्या 21 के अंतर्गत चर्चा किया गया, ठीक है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, UNCED में। और इस एजेंडा के अंतर्गत 1997 एक अंतर्राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिसमें समस्त विश्व मृदा खाद्य सुरक्षा भू क्षमता पर निम्नीकरण की समस्या को विश्व शांति को खतरा बताया, ठीक है। सन 1997 ईस्वी में जो डिग्रेडेड लैंड है इसको टास्क फोर्स का जो गठन किया गया था, उन्होंने बताया कि यह जो है विश्व शांति का खतरा है, यह इसको इन्होंने बताया, ठीक है। थोड़ी इतना सब मत जानकारी लीजिए, बस ये जान लीजिए कि डिग्रेडेड लैंड होता क्या है भाई। जब भूमि दब जाती है तो उसको बोल देते हैं डिग्रेडेड लैंड। वह कृषि योग्य नहीं रह पाती है, इसमें मनुष्य गतिविधि भी शामिल होता है, प्राकृतिक गतिविधि भी शामिल होती है, ठीक है। विश्व में लगभग 1964.4 मिलियन हेक्टेयर मृदा निम्नीकरण से प्रभावित है। और विश्व में बात करें तो एशिया में सबसे ज़्यादा डिग्रेडेड लैंड पाई जाती है 38%, और अफ्रीका में 25%, साउथ अमेरिका में 12%, यूरोप में 11%, नॉर्थ अमेरिका में 8% और ऑस्ट्रेलिया में 5%, ठीक है भैया। एशिया में 38% है, याद रखिएगा। आगे चलिए देख लेते हैं। और यदि बात करें स्टेट वाइज तो सबसे ज़्यादा डिग्रेडेड लैंड जो है यहीं आंध्र प्रदेश में ही पाया जाता है, जो कि मैंने पहले ही बताया था आप लोग को। वेस्टलैंड कहाँ पे पाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश में वेस्टलैंड भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और आंध्र प्रदेश में डिग्रेडेड लैंड भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो यह हो गया। आगे चलिए देख लेते हैं अब भूमि निम्नीकरण को करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो कि भूमि निम्नीकरण को प्रभावित करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो कई कारक, जलवायु संबंधी कारक, मृदा संबंधी कारक, प्राकृतिक आपदा, शस्य प्रबंधन, मानवीय कारक, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो इस समय पर्याप्त समय में जो जितनी समस्याग्रस्त भूमि है 405.74 लाख हेक्टेयर भूमि जो है इसका सुधार किया जा चुका है, और 1330.66 लाख हेक्टेयर समस्याग्रस्त भूमि को अभी सुधारना बाकी है, जिसको प्रभावित करने वाले निम्न कारक हैं। चलिए देख लेते हैं। पहला जलवायु संबंधी कारक, ठीक है। पहला भैया जलवायु संबंधी कारक, तो वर्षा अधिक अथवा कम होने की स्थिति में मृदा निम्नीकरण जो होता है अधिक होता है। उच्च वाष्पन और वनस्पति विहीन सतह होने पर भूक्षरण अधिक होता है। अधिक वर्षा से मृदा की उपरोक्त एवं उत्पादकता सतह का क्षय होता है। इस प्रकार मृदा जो होता है बंजर हो जाता है। मृदा निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी प्रक्रिया भौतिक, रासायनिक और सांस्कृतिक हो सकते हैं, जिनमें भौतिक एवं सस्य क्रियाएँ मृदा। देखिए इतना सब बताएंगे तो आप लोग कंफ्यूज जाएंगे। मैं सिर्फ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हेडिंग बता देता हूँ इसमें। ऐसे मान लीजिए दे दिया जलवायु संबंधी कारक, तो आप लोग इसमें हेडिंग बना के लिख लीजिएगा कि अधिक तीव्रता के साथ वर्षा, न्यूनतम वर्षा, उच्च वाष्पन दर,
मृदा पृष्ठ में नमी, और मृदा पृष्ठ में नमी, शुष्क जलवायु। और अगला मृदा संबंधी कारक में यदि बोल दिया आ गया तो मृदा संबंधी कारक में लिख दीजिएगा भुरभुरियम ढीली भूमि, असमतल भूपृष्ठ, भुरभुरियम ढीली भूमि, असमतल भूपृष्ठ, और सॉइल विदाउट वेजिटेटिव कवर, मतलब बिना घास फूस के वनस्पति विहीन सतह बोल सकते हैं। बलुई कण का आकार, उच्च जल स्तर, ये सब क्या है, ये सब डिग्रेडेड लैंड को प्रभावित करती हैं। अगला है प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल डिजीज, तो नेचुरल डिजास्टर बोल सकते हैं, ठीक है। प्राकृतिक आपदा में यदि बात करें तो इसमें बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकंप, भूस्खलन, अग्निकांड, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, ये सब प्राकृतिक आपदा जो हैं डिग्रेडेड लैंड करते हैं। और यदि शस्य में बात करें तो शस्य में चारागाह कुप्रबंधन, अति चारागाह, दोषपूर्ण कृषि पद्धति, वनों का विनाश मतलब डिफोरेस्टेशन, जल निकास का अभाव मतलब लैक ऑफ ड्रेनेज, ये सब करते हैं। और यदि बात करें मानवीय कारक की, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो यह जो है इसमें मानवीय कारक में आप लोगों का क्या क्या आ जाएगा, तो भूमि पर अधिक जनसंख्या और पशुओं की संख्या का अत्यधिक दबाव, ठीक है। अनियोजित भूमि उपयोग, अनियंत्रित खनन, अनियोजित शहरी विकास, नदियों एवं शहरों में निस्पंदन, ये सब आ जाएगा किसमें, मानवीय कारक में, ठीक है। तो भैया यह थे आप लोगों की कुछ क्वेश्चन जो कि मैंने बताया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उम्मीद करते हैं आप लोगों का एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।